अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। Alright. So we are on page number 185. और कल हमने जो बात ये थी कि कर्म बंधनीय नहीं होता। कर्मा कैन नॉट बी अ बॉन्डेज। कर्मा कैन बिकम द पाथ टू लिबरेशन। हमारी रोजमर्रा की जो जिंदगी है, हमारा एवरीडे जो भी कुछ हमारी रूटीन लाइफ है, हमारा रोज की एक्टिविटी है, हर एक्टिविटी हमको लिबरेशन की तरफ, मुक्ति की तरफ ले जा सकती है। तो ये सबसे बड़ी बात की थी। और इसके लिए पर हमने क्या करना होगा, हमारी रोज की जिंदगी में जो भी हम करते हैं, जो भी हमारा रूटीन होता है, इसमें दो चीजों को लानी होगी लाइफ में। एक है योग। योग यानी समाधि या समत्व की अवस्था। किसकी समत्व? तो चित्त का समत्व। हमारा चित्त स्थिर होना चाहिए। और दूसरा है वैराग्य या सन्यास। कहीं तो भी इसको सन्यास वर्ड यूज करते हैं, लेकिन वैराग्य ज्यादा सही रहेगा यहाँ पे। रिनंसिएशन मीन्स वैराग्य, किसी भी चीज से अटैचमेंट नहीं रखना, यानी वैराग्य। अगर योग, समत्व भाव और वैराग्य, ये दो हमने लाइफ में अगर आत्मसात कर लिए, तो हम अटैचमेंट नहीं होगा और हमारा कर्म ही मुक्ति का कारण बन जाएगा। सो दैट वाज द बिगेस्ट थिंग। और उसके बाद में उन्होंने लास्ट में एक पॉइंट जो हमने पढ़ा वो ये है कि whoever you are, you be that continuously 24 hours। 1 घंटा तुम योग साधक या 1 घंटे के लिए योग टीचर बनते हो और बाकी के 10-12 साल मन मर्जी करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो भी कुछ है, अभ्यास का सातत्य जो है, ये फॉलो होना चाहिए। किस चीज से पहले? तुम जो योगा टीचर करके जो तुम्हारा रोल है, वो निभाने से पहले अपनी लाइफ में सातत्य लाना जरूरी है। उसके बाद में फाइंड अ क्वाइट प्लेस एंड क्लीन इट। तो अब ये थोड़ा हठ योग आएगा यहाँ पे, जहां पर हमने क्या करना है ये बताया जा रहा है। सो आज का अब मैं पढ़ रही हूँ। फाइंड अ क्वाइट प्लेस एंड क्लीन इट। While you clean the place, if you add your affection in that movement of cleaning, then it becomes pure। कितनी सही बात की है देखो। एक एक अच्छी जगह ले लो और उसकी सफाई कर दो, लेकिन अगर सफाई तुम प्यार से करोगे तो ये शुद्धि बन जाएगी। सिर्फ सफाई नहीं रहेगी तो शुद्ध हो जाएगी। ऑलराइट, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन क्लीनलीनेस एंड प्यूरिटी। स्वच्छता और शुद्धता, इसमें फर्क है। प्यूरिटी इज समथिंग इन योर एटीट्यूड एंड अप्रोच। स्वच्छ तो वस्तु, व्यक्ति, शरीर, जगह, ये चीजें स्वच्छ हो सकती है, लेकिन शुद्धि कहाँ से आती है? तो शुद्धि इज समथिंग इन योर एटीट्यूड एंड अप्रोच। तुम्हारी वृत्ति कैसी है, तुम्हारी एटीट्यूड कैसी है, और तुम किस तरह से वो करते हो। हाँ, तो निभाते कैसे हो जिसको कहेंगे। So your attitude and approach, that will make something that you're trying to clean, it will make it pure. Not just clean, but pure. Your state of consciousness, the quality of your consciousness confers purity upon cleanliness। हाँ, अगर सफाई तो हो जाएगी वैसे भी, लेकिन तुम जिस चित्त भूमि से वो सफाई कर रहे हो, अगर एकाग्र चित्त से तुम वो सफाई करते हो, तो वो शुद्ध ही बन जाती है, सिर्फ साफ नहीं। Cleanliness is on the physical level and purity is the quality of consciousness you can bring to bear upon the physical act। तो सफाई तो है, ये शारीरिक काम है, लेकिन उसमें अगर तुम चित्त डाल दो, तुम्हारा मन डाल दो, अगर तुम्हारा चित्त, तुम्हारा कॉन्शियसनेस को उसमें डाल दो, तो फिर प्यार से कर लो,
तो you can, purity is the quality of consciousness you can bring to bear upon the physical act, the tenderness of affection, the tenderness of care. तो ये दिखाएगा, एक मृदुता आएगी तुम्हारे करने में, एक टेंडरनेस, एक मृदुता आएगी, जहाँ पे ये दिखेगा कि यू केयर. इट्स नॉट जस्ट you're doing it for the sake of doing it, right? You can go through physical work heartlessly and callously. हम सब जानते हैं, ऑटो मोड पे मैकेनिकली हम साफ सफाई, शारीरिक कामकाज ऑटो मोड पे मैकेनिकली करते रहते हैं. यू कैन बी कैलसली एफिशिएंट. ध्यान नहीं है बिल्कुल, बट आदत से तुम उसको सही करोगे. पोंछते वक्त कोई कोना नहीं चुकेगा, तुम्हारा बिल्कुल ध्यान नहीं है, पर आदत से तुम वो करोगे. यू हैव अलाउड योर कॉन्शियसनेस टू बी पोल्यूटेड बाय इम्बैलेंसेस एंड इम्प्यूरिटीज. क्यों? क्योंकि तुम्हारा चित्त जगह पर नहीं है, अशुद्ध चित्त हो गया है, चित्त यहाँ वहां भटक रहा है. द गीता सेज, तो गीता कहती है, फाइंड अ प्लेस, एक जगह ढूंढ लो, अ रूम, सम लोकेशन, एंड क्लीन इट लविंगली. हाँ, कोई भी जगह ले लो आप और बड़े प्यार से उसकी सफाई करो. आफ्टर दैट इट डिपेंड्स अपॉन द क्लाइमेट एंड द प्लेस, वेदर इन द माउंटेन्स और ऑन द प्लेन्स, हाउ यू प्रिपेयर योर सेल्फ अ सीट. उसके बाद अपने लिए एक आसन बनाओ, एक जगह ढूंढ लो या एक रूम सिलेक्ट कर लो, उसको बड़े प्यार से साफ करो और खुद के लिए बैठने के लिए एक आसन बनाओ. अब तुम्हारा आसन कैसा होगा, वो तुम कहाँ रहते हो, वहां का ऋतु क्या है, उसके हिसाब से तुम्हारा आसन होगा. अगर बहुत ज्यादा ठंड है तो तुम कुशन लोगे. हाँ, अगर बहुत ज्यादा गर्मी है तो तुम उस तरह का पतला आसन लोगे. ठीक है, तो ये जगह पर मौसम पे निर्भर है, और तुम नीचे रहते हो या पहाड़ पर्वत पे रहते हो उसके ऊपर निर्भर है. द गीता टॉक्स ऑफ अ सीट मेड ऑफ ड्राई ग्रास. लेकिन भगवत गीता में कहा है, आसन जो है ये सूखी घास का आसन बनाओ. क्रश द ड्राई ग्रास ऑन दैट स्पॉट and spread upon it a cotton sheet if it is hot climate or a woolen sheet if the climate is cold. तो भगवत गीता में क्या कहा है कि आसन ग्रहण करने से पहले, जो आसन, जो साफ सफाई की है, सूखी घास का आसन बनाओ. कैसे बनाओ? तो सूखी घास जो है उसको चिरड़ दो, यानी उसको ऐसा उसका भूसा जैसा कर दो. उसके बाद अगर गर्म है, मौसम गर्म है, तो उसके ऊपर पतली चादर बिछा दो, और अगर ठंड है तो उसके ऊपर कंबल बिछा दो. लेकिन उस सूखी घास पर अपना आसन चादर या कंबल डालकर बना दो. What could they talk about 5,000 years ago? 5,000 साल पहले बात और किस चीज की बात करते? हाँ, पता है? सॉरी. अभी वो मेडिटेशन या पीठ सीधी रख के बैठने वाली सीटें मिलती है, हाँ, जो अलग अलग मटेरियल की बनी हुई होती है. वो सीट तुम कहीं भी कैरी कर सकते हो, फ्लेक्सिबल होती है, उसको खोल के टेक के बैठ जाओ. हाँ, बैठ सकते हैं. तो पर 5,000 साल पहले घास की ही बात करेंगे ना, और क्या बैठने के लिए बोलेंगे, राइट? ऑफ कोर्स. क्लीन योर बॉडी इंटरनली एंड बेथ इट प्रॉपरली. शरीर को अंदर से साफ करो और बाहर से अच्छी तरह अपने शरीर को नहलाओ. हाँ, यानी अंदर से भी शुद्धि करो या स्वच्छता करो. शौच, ये पतंजलि का जो शौच है ना, वो यहाँ पे समझाया जा रहा है. और शरीर को बाहर से भी स्वच्छ करो. वेयर क्लोथ्स दैट आर नॉट टू टाइट ऑन द बॉडी, दैट मेक द बॉडी फील कंफर्टेबल. ऐसे कपड़े पहनो जो ज्यादा तंग नहीं है और तुम कंफर्टेबल है. एंड देन सिट डाउन इन दैट क्लीन एंड प्योर प्लेस, हैविंग प्रिपेयर्ड अ नाइस सॉफ्ट सीट. और ऐसी शुद्ध स्वच्छ की हुई जगह पर जिसका आसन सॉफ्ट है, कंफर्टेबल है, उस पर बैठ जाओ. नॉट ऑन अ सीमेंट और कंक्रीट फ्लोर. और आप और मैं, हम सब सीमेंट कंक्रीट फ्लोर पे बैठते हैं.
ओके, दिस इज विमला's एडिशन, बोलती है ये मैंने डाला हुआ है, ये भगवत गीता में कंक्रीट के बारे में बात नहीं की थी। इन दैट केस इट इज बेटर टू हैव अ वुडन प्लैंक एंड देयर ऑन प्रिपेयर द सीट शुड बी लेवल। ओके, तो अगर कंक्रीट है, तुम्हारी जगह जो है ये कंक्रीट की या सीमेंट की बनी हुई है, तो उसके ऊपर लकड़े का आसन डालो और उसके ऊपर आप सीट सॉफ्ट कंबल या कपड़ा डाल के उस पर आप, या गद्दी डाल के उस पर बैठो। देर शुड बी नो डिमांड ऑन योर टाइम एंड एनर्जी फॉर एटलीस्ट सम टाइम। इसके बाद में देखो उनका कहने की बात करने की रीत कैसी है, देखो, देर शुड बी नो डिमांड ऑन योर टाइम एंड एनर्जी एटलीस्ट फॉर सम टाइम, यानी ध्यान रहे कि अगले कुछ समय के लिए तुम्हें कोई डिस्टर्ब ना करे, ये वो कह रही है। इफ देर इज वर्क वेटिंग टू बी डन देन देर विल बी टेंशन ऑन द नर्व्स। और ये हम लोग क्लास में भी कहते हैं, अगर कुछ काम पेंडिंग है ना तो जाने दो, आज साधना मत करो, वरना साधना करने बैठोगे, जप करने या ध्यान करने बैठोगे और घड़ी घड़ी दिमाग बोलते रहेगा वो काम बाकी है, वो काम बाकी है, वो काम बाकी है, वो काम करो, राइट? तो ध्यान हमारा एकाग्र नहीं होगा। सो सिट डाउन इन सॉरी, if there is work waiting to be done then there will be tension on the nerves। डायरेक्ट जो होता है ना वही वो यहाँ पे बोल देती है कि तुम्हारे मज्जा तंतुओं पे, मज्जा संस्था पे तुम्हारे प्रेशर आएगा, टेंशन आएगा नर्व्स पे। आई हैव टू कुक द मील, स्क्रब द फ्लोर, सेंड द चिल्ड्रन टू स्कूल, और तुम सोचे सोचे बेटा अरे खाना पकाना बाकी है, अभी तो साफ सफाई बाकी है, बच्चों को स्कूल भी भेजना है। फाइंड आउट अ टाइम व्हेन यू विल हैव एटलीस्ट 1 hour and a half, कम से कम 1.5 घंटा। कोई दरवाजे पे नहीं आएगा, कोई तुम्हें आवाज नहीं देगा, कोई तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा, ऐसा 1.5 घंटा लेकर बैठो। द गीता एंड द उपनिषद टॉक अबाउट 2.5। एक्चुअली भगवत गीता और उपनिषद में 2.5 घंटा बोला है, मैं 1.5 ही बोल रही हूँ, बट दैट इज टू लॉन्ग इन द मॉडर्न वर्ल्ड, क्योंकि आज की दुनिया में 2.5 घंटा कोई नहीं निकालने वाला है। People can hardly afford 2 hours and a half at a stretch at their disposal when they can be totally relaxed। चैन के लिए, शांति से बैठने के लिए 2.5 घंटा कोई नहीं निकालता आज की दुनिया में, ये वो कह रही है। सो फाइंड आउट अ टाइम योर एक्शन फॉर योर सेल्फ एजुकेशन वेयर यू कैन बी टोटली रिलैक्स। तो अपना समय ढूंढ निकालो खुद के लिए, सेल्फ एजुकेशन, स्वाध्याय के लिए, अभ्यास के लिए। और ये स्वाध्याय जो है पूरी तरह रिलैक्स होकर करो। लेट द स्पाइन बी इरेक्ट। अब आपने खुद के लिए समय निकाल लिया, आपने सब अरेंजमेंट कर दी है, आसन बना दिया है, प्यार से शुद्धि की है, अब बैठोगे। बैठने के बाद लेट द स्पाइन बी इरेक्ट, द बॉडी एंड द नेक स्ट्रेट एंड स्टेडी। अपनी पीठ सीधी रखना, और जो गर्दन और सर है इसको, और पीठ जो है ये एक लाइन में आनी चाहिए। हाँ, इसे योग में हम कहते हैं शिरोग्रीव अवस्था, समकाय शिरोग्रीव अवस्था, बिल्कुल। तो समकाय, काया बॉडी हो गई, शिरोग्रीव, शिर यानी सर और ग्रीवा यानी हमारी गर्दन, तो ये एक लाइन में आनी चाहिए, राइट? Let the spine be erect, the body and the neck straight and steady. The posture should make you feel comfortable। इतने भी टाइट नहीं बैठना कि आप बेचैन हो जाओ, तो कंफर्टेबल होना जरूरी है। सेटल डाउन इन दैट, और अपने ही पोस्चर में रिलैक्स हो जाओ, ठीक है? यू हेल्प द बॉडी टू सिट इन दैट पोस्चर बाय वॉचिंग योर ब्रेथ फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स। और रिलैक्स होने के लिए बहुत आसान तरीका है, हम सब करते हैं मेडिटेशन के वक्त, कि अपनी सांसों पे ध्यान लेके जाते हैं और हमारा सहज श्वास जैसे सेटल होता है वैसे वैसे हमारा बॉडी भी सेटल होने लगता है।
You help the body to sit in that posture by watching your breath for a couple of minutes. When the breath is rhythmical, not jerky, bumpy, or shaky, then it means that the body has settled down in that posture. तो अगेन योगा क्लास में आपको ये सुनने मिलेगा, संथ श्वसन, वी कीप ऑन रिपीटिंग संथ श्वसन. तो जैसे जैसे आपका ब्रेथ रिदम में आ जाएगा, सॉफ्ट एंड रिदमिक हो जाएगा, वैसे समझना कि अब हमारा बॉडी सेटल हो गया है. इट टेक्स टाइम टू एडुकेट द बॉडी टू रिमेन स्टेडी, स्ट्रेट एंड एट द सेम टाइम रिलैक्स्ड. ओके, वक्त लगता है, शरीर को आदत नहीं है, अस्थिर है शरीर हमारा, स्थिर बैठने की आदत नहीं है, सीधे बैठने की आदत नहीं है, और हमारे शरीर को रिलैक्स होने की तो बिल्कुल आदत नहीं है. हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं. और अगर किसी ने तुम्हें हाथ पकड़कर सामने बिठा दिया ना और बोला कि अब मैं 10 मिनट बात करने वाली हूँ और आपने सुनना है, तो आप यहाँ खुजाओगे, उधर ये उठाओगे, वो रखोगे. पीपल विल डूडल एंड वी डू ऑल, वी आर रेस्टलेस इन द बॉडी. इट टेक्स टाइम, शरीर को आदत डालनी होगी. इफ इट इज नॉट एडुकेटेड, द बॉडी बिकम्स रिजिड इंस्टेड ऑफ स्टेडी. So it takes time to educate the body to remain steady, straight and at the same time relaxed. अगर शरीर को समझा बुझा के प्यार से ये नहीं किया तो बहुत ज्यादा रिजिड हो जाएगा बॉडी. और हमको बॉडी रिजिड नहीं चाहिए, हमको बॉडी फ्लेक्सिबल पर रिलैक्स चाहिए. एंड इफ यू से close the eyes, people close them so tightly that the optical nerves are strained by the rigidity of the movement. और लोगों को हम कहते हैं ना आंखें बंद करो, तो अपनी आंखें इतनी जोर से बंद करते हैं कि उनको उसमें वो उनकी जो मूवमेंट है, वो गति है, वो बिगड़ जाती है. द मूवमेंट और द नॉन मोशन हैज टू बी अंडरटेकन इन अ रिलैक्स्ड वे. चाहे तुम हिलो, चाहे तुम बिल्कुल ना हिलो, दोनों अवस्था में रिलैक्स्ड होना जरूरी है. वेदर इन मूवमेंट और वेदर इन नॉन मूवमेंट, ऑल योर मूवमेंट्स शुड बी रिलैक्स्ड. ऑल योर नॉन मूवमेंट्स, योर बॉडी शुड बी रिलैक्स्ड. ठीक है, द मूवमेंट और द नॉन मोशन हैज टू बी अंडरटेकन इन अ रिलैक्स्ड वे. नो स्ट्रेन, no pressure, no tension in any part of the body, and no pressure on the breathing system also. न शरीर में कहीं भी ताण होना चाहिए और न ही श्वासों में. श्वास और शरीर, श्वास और स्नायु पूरी तरह रिलैक्स्ड होना जरूरी है. When that is done, ये हो जाने के बाद, close the eyes in a relaxed way so that the contact with the outer world is closed. I always use the word gently close your eyes. जानबूझ के मैं I never say just close your eyes. I say do it gently. हाँ सचित्रा. भोगल सर बोलते हैं allow your eyes to gently close. हाँ, allow your eyes to gently भोगल, close. हाँ हाँ, भोगल हाँ, सर कहते हैं. बिल्कुल भोगल बिल्कुल, सर कैवल्या धाम के एक्स हम्म, प्रिंसिपल भोकल सर जो ध्यान में काफी पारंगत है, तो वो जब गाइडेड लेते हैं, बिल्कुल सही बात है. अलाउ योर आईज टू क्लोज जेंटली, आंखों को प्यार से बंद होने दो. ओके, क्लोज द आईज इन अ रिलैक्स्ड वे सो दैट द कॉन्टैक्ट ऑफ विद द आउटर वर्ल्ड इज क्लोज. और आंखें बंद करेंगे तो बाहर की दुनिया से तुम्हारा संबंध कट जाएगा. When you close your eyes, you are snapping the contact with the outer space, the objects surrounding you. तो जब तुम काय हवं बरं, but you will bring it back to me immediately, okay? 1 minute, let me open it for you. Sorry. Yeah. So you सारा कांटेक्ट जो बाहर की चीजों से तुम्हारे इर्द गिर्द जो है, उससे कांटेक्ट आंख बंद करते ही खत्म हो जाता है. दैट स्नैपिंग ऑफ द कांटेक्ट विथ द आउटर ऑब्जेक्ट्स इज द प्राइमरी रिक्वायरमेंट. हाँ, क्योंकि हमारी आंखें, हम सिखाते हैं क्लास में कि भाई 70 to 80% ऑफ इनपुट
हम बाहर की दुनिया का आंखों की माध्यम से आता है। बाकी कान नाक ये तो काम करते हैं, लेकिन आंखों से इतना हम ग्रहण करते हैं, तो आंखों को बंद करना जरूरी है। बिकॉज इफ द आईज आर ओपन एंड द साइट रन्स टूवर्ड्स एन ऑब्जेक्ट, द परसेप्शन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट अवेकन्स द नेम। क्योंकि अगर आंख खुली रखोगे, तुम्हारे आंख के सामने जो भी कुछ आएगा, उसको तुरंत तुम्हारे दिमाग में नाम आ जाएगा। नाम रूप कहते हैं ना हम। तो हमको कोई नाम रूप से कनेक्टिविटी नहीं चाहिए। इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू सेपरेट द परसेप्शन फ्रॉम द कॉग्निशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। चीज को देखना और पहचानना, दोनों चीजें एक दूसरे को लग के होती है, परसेप्शन एंड कॉग्निशन। हाँ, जो चीज हमारे पहचान की नहीं है, हम उसको देख सकते हैं लेकिन पहचानते नहीं। लेकिन जनरली हमारे सराउंडिंग्स में कोई ऐसी चीज नहीं होती जिसको हम नहीं पहचानते। करेक्ट। तो इस रूम में जहाँ पे ध्यान के लिए बैठना है, हर चीज पहचान की है, हर चीज के पीछे कोई ना कोई कहानी है, तो हमें वो कहानी स्टार्ट नहीं करनी है। So, it is extremely difficult to separate the perception from the cognition of the object. It is nearly impossible to separate the perception from the color and your like or dislike about that color. अगर कोई रंग दिख जाए, तुरंत ये रंग मुझे बहुत पसंद है, ये रंग मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। The neurological system reacts to the perception of color agreeably or disagreeably. You do not say I like it or I don't like it, but the cognition of the favorable or unfavorableness has already influenced the states of the nervous and the chemical system. तुम इतने शब्दों में नहीं बोलोगे शायद हर चीज के बारे में कि ये मुझे बहुत पसंद है, ये मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। इतने शब्दों में तुम नहीं बोलोगे, लेकिन चीज को देखते ही वो जो भाव है, जो हमारी स्मृतियों में बसा हुआ है कि ये चीज मुझे पसंद है या ये नहीं पसंद है, वो भाव अपने आप जागृत हो जाता है। बहुत सूक्ष्म लेवल पे होता है, लेकिन और तुरंत वो हमारे न्यूरोकेमिकल सिस्टम, यानी हमारा नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम, इसको तुरंत डिस्टर्ब कर देता है। We have an extremely delicate organism, much more delicate than today's electromagnetic apparatus of high technology. आप सब जानते हैं ना, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, सेंसर्स, क्या क्या क्या। अब तो ये विमला जी ने ये किताब लिखी तब से लेके अब कितना डेवलपमेंट हो गया। आई रिकॉग्निशन, फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन, सो मेनी थिंग्स हैव कम अप, राइट। सो लेकिन इतनी वो सेंसर्स, इतने, जैसे हमने हीट सेंसर्स है, ये सारे कलर सेंसर्स है, ये सेंसर्स इतने सेंसिटिव है, लेकिन हमारा जो न्यूरोकेमिकल सिस्टम है वो उससे भी ज्यादा सेंसिटिव है। आज के तारीख में भी, आज के समय पर भी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी, एआई के जमाने में भी, द मोस्ट सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट, we are more sensitive than that instrument. इतना नाजुक है हमारा न्यूरोकेमिकल सिस्टम। when you perceive the sorry so it happens, when you perceive the color, the like or dislike in a non-verbalized state, it has already influenced the system. It happens, the memory becomes restless, it brings up associations of ideas, associations of events that have taken place. तो जो भी कहानी है, कहाँ हुआ था, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, वो सब तुरंत हमारी स्मृतियों को जागृत कर देता है। कभी कभी हम सोचते हैं, एक आध दिन ऐसा होता है जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं और आज मन क्यों नहीं लग रहा, मैं तो किसी भी चीज के बारे में सोच नहीं रही हूँ, कुछ भी तो हुआ नहीं है, पर मन नहीं लग रहा। अगर समझो तुमने कोई सपना देखा होगा, वो सपना अभी तुम्हें याद भी नहीं हो रहा है, लेकिन उस सपने ने जिन स्मृतियों को जागृत किया है, वो स्मृतियों ने तुम्हें हिला दिया है, और हमें उसका एहसास भी नहीं है, पर हम रेस्टलेस हो जाते हैं। तो पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो भी हिल गया, कहीं ना कहीं कुछ तो भी चूक गया।
So if you are unable to focus, then just go into the immediate past, find out what was it that has disturbed you, settle it, and then come back and sit for your meditation. ये करना जरूरी है. Let's keep them out, says the Gita. Let the contact between the outer and the inner get snapped without violence. तो बाहर की दुनिया और अंदर की दुनिया, इसके बीच में का जो कांटेक्ट पॉइंट है, इसको हमने काटना है. हाँ, लेकिन हमको हिंसाजनक कृत्य नहीं करना है, या हिंसा के साथ ये नहीं करना है. इसलिए जब हम ये कांटेक्ट काटेंगे, यानी जब भी हम हमारी आंखें बंद करेंगे, बड़े प्यार से, बड़े आराम से करेंगे. You don't have to leave your house and find some secluded place, some cave. When you close your eyes, you are in a cave. Contact is snapped. कोई गुफा ढूंढने नहीं जाना है. आंखें बंद कर ली, तुम अपने आप अपनी गुफा में हो. हाँ, कोई अलग से गुफा ढूंढने नहीं जाना है. You have closed the eyes and you are abstaining from verbalization, from speech. That is the second step. First step, close your eyes gently. Second step, close your mouth, speech. हाँ, मौन हो जाओ, चुप हो जाओ. ये दूसरा स्टेप. Physical verbalization and inner inaudible verbalization are the source of the movement of thought, and it is to be restrained. तो जो अगर हम बातें करते हैं तो ये गति है, ये मूवमेंट है. और अगर अंदर हमारे मन में बातें उठ रही है तो वो भी गति है. और गति हमें हमेशा रेस्टलेस बनाएगी. और हमें क्या बनना है? अचल. We want to go into non-motion. We want to become steady. So we have to become very quiet, not only from outside, but also from inside. And for that, watching the breath which is traveling in the body, the ingoing and the outgoing movement through the nostrils, watch that. Abstaining from speech and closing the eyes is helping by this focusing your energy on the ingoing and outgoing movement. सबसे आसान तरीका अंदर और बाहर से मौन की अवस्था लाने का सबसे आसान तरीका है, आंखें बंद करो, हल्के से आराम से पेट सीधी करके रिलैक्स बैठो और अपनी सांसों को देखो. जब हमारा मन हम हमारी सांसों पे बांध देते हैं तो अपने आप सब शांत हो जाता है. हाँ, अब मन को अभी विचार मन में क्या आता है? मन में विचार आते हैं. अगर विचारों को रोकना है तो मन को कहीं ना कहीं बिजी कर देना होगा, कहीं ना कहीं बांधना होगा. तो हम मन को अगर सांसों के साथ बांध देते तो फिर अपने आप विचार रुक जाएंगे. इस प्रैक्टिस को कहते हैं आनापान सती. सती इज विटनेसिंग. आना मीन्स ब्रीथिंग इन, पाना मीन्स ब्रीथिंग आउट. तो ये जो सांसें है, बस इसको देखते रहो कि कैसे सांस अंदर जा रही है. अगर तुम ज्यादा दिन तक इसकी प्रैक्टिस करोगे ना, तुम्हें फील होगा नाक के अंदर से गले के माध्यम से छाती में जाते हुए महसूस होती है. वो जो वायु का, हवा का घर्षण होता है ना, हमारे ट्यूब में से उतरते, विंड पाइप में से उतरते हुए, वो भी महसूस होता है. और धीरे धीरे वो सांस अंदर पहुंचती है, उसके बाद धीरे धीरे उभरती है और नाक से फिर से बाहर आती है. तो ये सबसे इजी तरीका है. If the attention has become steady now by focusing on the ingoing and outgoing breath, take that attention upwards between the two eyebrows. इसके बाद अगर हमारी सांसें स्थिर हो गई है तो ये परसों हमने जो मेडिटेशन किया, वो रिकॉर्डिंग में भी है. तो वो जो यही बात हमने की थी, यही प्रैक्टिस हमने की थी. तो हमारी सांस एक बार स्थिर हो जाती है और हमारा मन एक बार शांत हो जाता है, सांसों पे लग जाता है. उसके बाद धीरे से अपना ध्यान सांसों से हटाकर भ्रू मध्य में ले आना है, between the eyebrows, or you can say on the third eye. So we have to get it, just move it upwards. The cavity between the two eyebrows is a fantastically significant nerve center.
हाँ, अब आप सब जानते हो कि नर्व सेंटर यानी हम इसे चक्रा कहते हैं। तो ये जो भ्रू मध्य के बीच में जो चक्र होता है, बहुत महत्व चक्र है, हम सब जानते हैं, आज्ञा चक्र। द ऑप्टिकल, द ऑडिटरी एंड द नर्व सेंटर connected with smelling, with speech, and perhaps all important pleasure and pain points, balance points in the brain, that gray matter contained in the head having innumerable cells, those nerves coverage upon the cavity between the two eyes। तो ये जो आज्ञा चक्र है और यहाँ पे जो नर्व प्लेक्सस तैयार होता है, ये कौन से नर्व्स को कंट्रोल करता है? गंध, कान, हियरिंग, और द ऑडिटरी नर्व, द ऑल्फैक्टरी नर्व यानी हमारे स्मेलिंग, और हमारा स्पीच का जो नर्व्स है, इन नर्व्स का सबका कंट्रोल यहाँ पे है, बिटवीन द थर्ड आई, बिटवीन ऑन द थर्ड आई, बिटवीन द आईब्रोज। ऑलराइट। और प्लेजर, सुख दुख है ना, ये जो हमारे ब्रेन में जो सुख दुख की भावनाएं जागृत करने वाले जो नर्व्स है, वो नर्व्स भी यहाँ पे मिलते हैं। तो ये पॉइंट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हम्म? कहते हैं कि कुंकू लगाने का हमने जो भी, या तो गंध लगाते हैं, या तो कुंकू लगाते हैं, या तो कुछ ना कुछ लगाते हैं, राइट? कोई चंदन लगाता है, तो ये लगाने की रीत भी इसी के वजह से है। Anyway, but that is another thing. There is a cavity at the crown of the head, one between the two eyebrows, one at the back of the neck, where the medulla oblongata, spinal marrow reaches the small brain, one between the lungs and the heart, one at the nabi point, one between the reproductive organs, and one at the base of the spine. They are all important nerve centers. Those cavities having space, emptiness, contain many energies which are not channelized, not molded, not conditioned, in no way qualified or modified. It is not only the 7 chakras that are important, but also these cavities where nerves and arteries converge and join one another. They are physically and psychologically important locations in our life. सिर्फ 7 चक्र महत्व के नहीं है, लेकिन ये जो स्थान है, हाँ, हमारे स्कल में 3 स्थान होते हैं, हाँ, मेडुला ऑब्लांगेटा के जस्ट ऊपर, मुंडी के पीछे कहते हैं ना वैसे, फिर ये 2 आईब्रो के बीच में, और एक लंग्स के उधर या हार्ट के उधर, एक नाभि के उधर, एक स्वादिष्ठान और एक मूलाधार। तो ये सारे इंपॉर्टेंट नर्व सेंटर्स हैं। और वो कह रही है कि वहां पे ना, जैसे हम हृदय गुहा कहते हैं, so that is the space of the heart. All these points, they have spaces, empty spaces. कहने को empty है, लेकिन they are a storehouse of energies. बहुत सारी शुद्ध ऊर्जा, प्योर एनर्जी इसमें भरी हुई होती है, लेकिन उस ऊर्जा को किस तरह यूज करना, जागृत कैसे करना, डाइवर्ट कैसे करना, किस तरह उसको उस ऊर्जा को टैप करना, ये हम नहीं जानते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे शरीर और मन के लिए ये बहुत महत्व के स्थान है। If the attention, if the perception has been focused and steady on the inhaling and exhaling, take it away from the activity of the inhaling and exhaling and focus it on the kumbhaka, retention of breath between inhaling and exhaling, so that you inhale, you retain, and then you exhale. अगर तुम मन एकाग्र कर सकते हो श्वास लेने की क्रिया पे, श्वास छोड़ने की क्रिया पे, अगर ये तुमको अच्छी तरह आने लगता है, तो उसके बाद श्वास लेने के बाद क्षण भर जो हम रुकते हैं, उसको हम योग भाषा में कुंभक कहते हैं, या श्वास का रोकना, या मैं उसे पॉज कहती हूँ। वो जो पॉज है, उस पर मन एकाग्र करना है। फिर जब हम श्वास छोड़ते हैं, फिर से एक पॉज होता है, तो उस पर मन एकाग्र करना है।
इस तरह से श्वास लेने के बाद और छोड़ने के बाद जो श्वासों का रुकना होता है, कितना भी कम समय के लिए होने दो, कितना भी क्षणिक होने दो, उस पर हमने मन एकाग्र करना है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इक्विपिंग अवर सेल्फ फॉर ध्याना। और अब ये हो गई ध्यान की तैयारी। हाँ, मेडिटेशन या ध्यान करने की ये तैयारी हो गई। दीज आर द रिक्वायरमेंट्स प्रायर टू द स्टेट ऑफ मेडिटेशन। तो ध्यान करने से पहले वो उस जगह का प्यार के साथ साफ करने से लेकर तो श्वास लेने या छोड़ने के बाद के कुंभक पर मन को एकाग्र करना, ये सारी जो भी चीजें थी, ये ध्यान की तैयारी थी। all this was just preparation, and now we are ready for meditation. So take your attention and energy from inhaling, नहीं ये हो गया, inhaling and exhaling, and try to focus it on the interval between the two, retaining the breath inside and same as it leaves on the outgoing breath. Then you have got one step further. अब दो सांसों के बीच में जो सांसों का रुकना होता है, उसका हमने गैप बढ़ाना है, वो रुकना बढ़ाना है हमने। फर्स्ट यू हैव फोकस्ड इट ऑन द स्पीच एंड यू एब्स्टेन्ड, you closed your eyes and you abstained from contact. Then you went to the invisible but audible breathing process and you focused yourself there. Then taking it from the movement to the interval, the silence between the breathing, and that focusing on the interval between the in and out breath will help you to take the leap upwards towards the point between the two eyebrows. Rise up with the help of the kumbhaka and steady your attention, your energies, your focus on that cavity between the two eyebrows. कितना क्लियर कट स्टेप दिया है, कितना क्लियर कट। अच्छी रूम देखो, अच्छी जगह देखो, उसको प्यार से सफाई करो, अपना आसन बनाओ, वहां पर आसन बनाने के बाद वहां पे समकाय शिरोग्रीव अवस्था लेकर बैठो। अब बैठने के बाद बॉडी को पूरी तरह से रिलैक्स होने दो, सांसों पे अपना ध्यान धरो, सांसों पे एकाग्र हो जाओ। सांसों पे एकाग्र हो जाने के बाद दो सांसों के बीच में जो रुकावट होती है, जो पॉज होता है, जो कुंभक होता है, उस पर मन एकाग्र करो। उस पर अगर तुम कुंभक पे मन एकाग्र हो गया तो वो कुंभक के आधार लेकर, उस कुंभक का आधार लेकर तुम भ्रू मध्य में, यहाँ पे जो एम्प्टी स्पेस है, यहाँ पे जो कैविटी है, इस कैविटी पे तुम मन को ले जाओ और उस पर वहां पर तुम एकाग्र हो जाओ। वी आर डीलिंग विद द फिजिकल, ये सब कुछ हमने शारीरिक स्तर पे किया है। वी हैव डेल्ट विद द साइकोलॉजिकल, how to look at action, karma, as a means of liberation, at the abeyance from karma after the state of yoga, as a natural consequence, not as an act of the will. Now combine the two. तो हमने शरीर को समझा, हमने मन को भी समझा, हमने ये भी समझा कि कर्म, रोज का कर्म भी हमारा मुक्ति का मार्ग बन सकता है। योग में रहने के बारे में हमने बात की, हमने गति और गति स्थिरता यानी गति का न होना, इन दोनों के बारे में भी बात की, हमने शरीर और मन के बारे में भी बात की। अब ये दोनों को हमें कंबाइन करना होगा। You do not act out of any subjective motivation when you are doing that which has to be done, that which is inevitable, unavoidable, जो तुम्हें करना ही है। शैलजा, I think you find your answer in this statement. Listen closely. You do not act out of any subjective motivation when you are doing that which has to be done, that which is inevitable and unavoidable, right? तो जो भी आपकी दोस्त के बारे में अपनी बात हो रही थी, उस बात को लेकर ये समझ लो, जो करना तो है ही, चाहे तुमको विरोध हो, अच्छा लगे ना लगे, सुख हो दुख हो, जो करना कंपलसरी है ना, उसको बड़ा स्थिर
तटस्थ होके करो, दैट इज द वर्ड। यू बिकम नॉन इन्वॉल्व, बिल्कुल तटस्थ हो जाओ, बिल्कुल नो इन्वॉल्वमेंट। यू डू इट विथ अ स्टेट ऑफ calm, state of consciousness, without any reaction, without any reading of what is happening, without any judgment, without any emotion of I like it, I don't like it. न्यूट्रल मोड। न्यूट्रल मोड। उसके लिए मैंने आपको क्या बोला कि नॉन पर्सनल बना दो इस चीज को, पर्सनली नहीं लेना। मैंने कहा ना, आपकी फ्रेंड को बोल दो कि इस चीज को पर्सनली ना ले। पर्सनली ना लेने का मतलब ही ये होता है कि तुम स्थित प्रज्ञ हो जाओ, तटस्थ हो जाओ। जो करना है, फिर उसमें मुझे अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, नो इन्वॉल्वमेंट, कोई उलझन नहीं रखना। Alright, so this is exactly what we are all supposed to do, and you do not anticipate or wait for a particular exclusive result for yourself, as you are free of psychological involvement in the result of the action. और जो तुम कर्म कर रहे हो वो तुम्हें कंपलसरी करना है, वो विहित कर्म है, इसलिए तुम कर रहे हो, बस करो। इसका फल क्या होगा, मैं अच्छी रहूंगी तो मेरा कर्म, मेरा पुण्य कमाऊंगी, या ये सब फल को देखना बंद कर दो। इफ आई डू नाइसली देन एवरीबडी विल से दैट ओ शी इज सच अ नाइस बहू या सच अ नाइस पर्सन, या तो मैं खुद को आई एम सच अ नाइस पर्सन कहना चाहती हूँ, और इसलिए मेरी क्षमता या जितना करना जरूरी है उससे बढ़कर मैं करती हूँ, ताकि मैं अपने आप को वाह वाह बोल सकूं। हाँ, ये छुपे एजेंडा ये सबकॉन्शियस माइंड पे चलते हैं, तो हमारे ध्यान में भी नहीं आते कि हम ये चीजें क्यों कर रहे हैं। ताकि लोग अच्छा बोले, ताकि लोग हमारे साथ रहे, हमको छोड़कर चले न जाए, ताकि लोग हमारी तारीफ करें, ताकि हम ने कुछ किया इसका हमें संतोष मिले। ये सारे परिणाम है, और यहाँ पे वही कह रहे, परिणाम को मत देखो कि इसमें से क्या मिलेगा। उसका जो भी परिणाम होगा ना, उस परिणाम में तुम्हारा भी हिस्सा होगा, और तुम्हारा हिस्सा तुम्हें मिलेगा। Because there are always multiple reasons, multiple results that happen, right? And you will get your share of it, is what she is saying over here, जो पहले भी उन्होंने कहा था। So please, while you are focusing your energies while sitting down, do not create a tension of expectation such as, if I focus my attention and do the concentration, something will happen to me, powers will be awakened in me. इस तरह से मैंने अगर ध्यान किया, पतंजलि ने बोला है अष्ट सिद्धि प्राप्ति होगी, तो अब मुझे सिद्धियां प्राप्त होगी। हाँ, मैं लोगों के मन में झांक कर देख सकूंगी, मैं अदृश्य हो सकूंगी, ये मेरे में एक्स्ट्रा पावर्स आ जाएंगे, सब लोग मेरी बात सुनेंगे। हाँ, वाचा सिद्धि मुझे प्राप्त होगी, ये होगा वो होगा। प्लीज परिणाम को मत देखो। अगर तुम परिणाम के बारे में सोचोगे, अगर तुम किसी भी अपेक्षा के साथ बैठोगे, तो तुम ध्यान कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो अपेक्षा ही तुम्हारे नर्वस सिस्टम को टाइट कर देगी। वो अपेक्षा ही टेंशन क्रिएट करेगी, हमारे नर्व्स को ताण म्हणतो ना आपण, हाँ, नाड्या ताणल्या जातात, राइट? तो वो ताण तुम्हारे बॉडी में क्रिएट होगा। सो अपेक्षा मत रखो। If you create an inner world of expectation regarding to the occult and transcendental, then you have missed your point. अगर तुम ध्यान या साधना इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें कुछ उसमें से मिलने वाला है, तो बस, तो फिर तुम कुछ समझे ही नहीं हो कि धारणा ध्यान क्यों करना है। इट कैन नॉट बी एजुकेशन, इट विल बी मैन्युपुलेशन। कुछ नहीं सीखोगे, क्योंकि तुम्हें जो जो परिणाम चाहिए ना, तुम उसकी तरफ तुम्हारा सारा ध्यान लगा रहेगा, तो उधर मैनिपुलेट होगा। इट विल बी अ काइंड ऑफ साइकिक जिम्नास्टिक, मन का खेल। हाँ, पतंजलि ने इसको क्या कहा है, भ्रांति दर्शन। व्याधि, पतंजलि ने जो 9 अंतराय दिए हैं, व्याधि, स्थान, संशय, प्रमाद, आलस्य,
अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनस्तित्व, ये सारे जो है ये पतंजलि कहते हैं कि ये हमें विचलित करते हैं। तो ये तुम भ्रांति दर्शन में आ जाओगे अगर तुम, अरे मुझे कलर्स दिखे, अरे मेरे स्पाइन में से कुछ हुआ, या मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए, या मुझे ये महसूस नहीं हो रहा था। ऑब्जर्व इट। ऑलराइट, हम सब मेडिटेशन करते हैं, हम सब मेडिटेटिव एक्सपीरियंसेस से गुजरते हैं, लेकिन उन एक्सपीरियंसेस के साथ लगाव नहीं होना चाहिए, मोह नहीं होना चाहिए, और उलझना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। डोंट क्रिएट अ स्टोरी आउट ऑफ इट। ऑलराइट, योगा इज नॉट फिजिकल और साइकोलॉजिकल जिम्नास्टिक्स। समत्व, समाधि की अवस्था, योग यानी कोई मानसिक कसरत नहीं है। इट इज समथिंग मच मोर सेक्रेड, बहुत पवित्र चीज है ये। इट इज एक्सप्लोरिंग अ न्यू डायमेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस, अ न्यू डायमेंशन ऑफ लाइफ इटसेल्फ, अ न्यू डायमेंशन ऑफ एनर्जीज दैट आर अनकंडीशनड। ऐसी ऊर्जाएं कि जो फ्री फ्लो में है, कहीं भी रुकावट नहीं है, ऐसी अवस्था का अनुभव हमने कभी नहीं लिया था। जब हम ध्यान करना सीख जाते हैं तो हम अलग ही डायमेंशन में हमारा अस्तित्व बन जाता है। हम्म? क्या होता है, व्हाट डू यू मीन, हाउ डू यू विल यू अंडरस्टैंड? हमारा जो कॉन्शियसनेस है, यानी हमारी जो सजगता है, यानी हमारी जो चित्त की भूमि है, हमारा चित्त मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, इसके बीच में दिन में हजारों बार प्लस माइनस होते रहता है। वो मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त को छोड़कर एकाग्र अवस्था में चला जाता है। एक मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त में वेव्स है, गति है, फ्लक्चुएशंस है, अप एंड डाउन है। एकाग्र में फोकस है, एक ही पॉइंट पे स्थिर है, तो पूर्णतः एकाग्र अवस्था। तो ये अवस्था पहले की अवस्था से बिल्कुल अलग है। So, when one sits down in the posture, studying the sight, focusing the energies, let there be no tension of expectation, let there be no desire, even unverbalized, for producing such results as I will become such a yoga teacher, I will excel everybody, this and that will happen to me. हाँ, मैं कितना मुझे याद है, when I was a student, there was बहुत साल पहले, I think almost 20 years now. So when I was a student, 2003, 4, I think. So there was this one person in our class who had already studied yoga somewhere else. And then he always wanted to show, when everybody is doing Kapalbhati for 1 minute, he will go on and on, 3 minutes, 4 minutes, you know. And when he is taking certain yoga postures, he will want to hold them longer. This is no comparison, there is no competition. In fact, बाद में तो मैं क्लास में बोलने लगी, प्लीज आजू बाजू में नहीं देखना, क्योंकि अरे उसकी अवस्था इतनी अच्छी है और मेरे तो पैर ऐसे है, हाथ वैसे है, तो मुझे तो वो पोजीशन नहीं आता। इट इज डीमोरलाइजिंग, इट इज डीमोटिवेटिंग रादर। या सो इससे अच्छा है अपने पे फोकस रहो, खुद के हाथ कहाँ है उस पर ध्यान दो, खुद के पैर शरीर की अवस्था कैसी है उस पर ध्यान दो। तो यहाँ पे वही वही कह रही है कि एक बार तुम आसन स्थिति में स्थिर हो गए, नजर को तुमने स्थिर कर दी, सारी ऊर्जाओं को एकत्रित कर दिया, तो अपेक्षा के टेंशन में नहीं आना, इच्छा आकांक्षा के टेंशन में नहीं आना। मैं बहुत अच्छी योगा टीचर बनूंगी, सबसे बेहतर मैं करके दिखाऊंगी, ये होगा वो होगा। हाँ, ये इस चीज में खो नहीं जाना। इसी को भ्रांति दर्शन कहते हैं। द माइंड प्लेस ट्रिक्स इन एवरीथिंग दैट यू डू। देखो, मन का तो काम ही है, मन का डोंबारीचा खेळ म्हणतो ना, तो डोंबारीचा खेळ करणं हे मनाला असं वाटतं की आपलं बस तेवढंच काम आहे, बाकी आपल्याला काहीच नाहीये. ओके, ऑल द टाइम इट इज द माइंड क्रिएट्स ट्रिक्स. You leave your house and you want to visit some holy place. While you are in the train, the mind starts playing.
देखो, अगर तुम तीर्थ यात्रा पे निकले हो और तुम ट्रेन में बैठे हो, तुरंत तुम्हारे मन में सारे खेल शुरू हो जाते हैं. Whether you are going to a holy place, a temple, or doing yogasan, the mind wants to appropriate something to itself. मैं वहां जाऊंगी ना, फिर ऐसा होगा, फिर वैसा होगा. और जब वो होता है तो मन कहता है, देखा, मैंने बोला था, वैसा ही हुआ. मन जो है वो कंट्रोल कभी छोड़ना नहीं चाहता. हर एक चीज पे, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, सब पे अपना कंट्रोल वो रखना चाहता है. You see that the thought stream, the movement of thought feels secure when something happens to it and when it does something with others. But we have to be non-involved, non-attached, and non-addicted to this trap of the thought movement. मन है ना, सबसे ज्यादा खुश कब होता है? जब कोई उसके साथ कुछ कर रहा हो या ये वो किसी के साथ कुछ कर रहा हो. यानी जब वो इन्वॉल्व होता है ना, तब हमारा मन बहुत खुश होता है. जब इन्वॉल्वमेंट नहीं होता तो वो फिर हमें रेस्टलेस बनाने की कोशिश करता है, ट्रिगर करने की कोशिश करता है. क्योंकि हमें तो इस मन के विचारों के साथ, वृत्तियों के साथ, गति के साथ नहीं जाना है. हमको ना उलझना है, हमको ना मोह में आना है, और ना हमको आदत से मजबूर कुछ करना है. राइट? इफ यू आर डूइंग ऑल दिस एंड द थॉट मूवमेंट गोज ऑन वांटिंग टू मैनिपुलेट इन अ वेरी सटल वे, तो तुम तुम्हारे मन को कह दोगे, चुप बैठो, अब भी मैं अपने सांसों पे ध्यान दे रही हूँ, तुम यहाँ पे ध्यान दो. देखो, हर सांस जो अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, अंदर जा रही है, बस, और कुछ नहीं करना है. ऐसा अगर तुमने मन को डांट भी दिया तो भी वो सूक्ष्म स्तर पे कुछ ना कुछ चालू कर देगा. Alright? The movement goes on wanting to manipulate in a very subtle way. It can even use violence against itself. हिंसा भी कर सकता है मन, खुद की तरह, खुद की तरफ ही हिंसात्मक हो सकता है. The attitude of non-addiction towards the movement of thought is something that flows with you like an undercurrent. It has to accompany the student of yoga in everything that the student does. जो भी तुम करो, आसन करो, प्राणायाम करो, धारणा करो, ध्यान करो, त्राटक करो, जो भी तुम कर रहे हो ना, तो वो मन ऐसे, जैसे वो पानी के बहता पानी, पानी बह रहा है, साथ में नीचे मछली भी बह रही है. तो वो मन हमारे साथ साथ, वो हम जो भी कुछ कर रहे हैं, मन हमारा साथ नहीं छोड़ता. राइट? इफ दैट इज डीलिंक्ड एज इट वर from what you are doing, then it will be only physical gymnastics. तो वो क्या करता है? अपनी तरफ ध्यान खींचने की कोशिश करता है. तुम जो भी आसन कर रहे हो या प्राणायाम कर रहे हो या धारणा ध्यान कर रहे हो, उस पर से तुम्हारा मन, तुम्हारा ध्यान खींचने की हर वक्त वो कोशिश करते रहता है. Everything has to be for holistic purification. That is education. Education is holistic purification. अब education यानी अभ्यास, स्वाध्याय. तो हमको अभ्यास करना होगा, हमें प्रैक्टिस करनी होगी. हाँ, पतंजलि कहते हैं अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा. ये वृत्तियों के लिए यही उपाय है. अभ्यास करते रहो, प्रयत्न करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, और इसी से पूर्ण तरह से, हर एंगल से हमारी शुद्धि होती जाएगी. तो ये सारे मन के जो खेल है, इसको हमको शांत करना होगा. लड़ झगड़ के नहीं, खींच के ढकल कर नहीं, मन को बड़े प्यार से फुसलाकर हमको उसे शांत करना होगा. Let me add now, slightly moving away from the verses, a friendly tip. अच्छा, अब ये मैं आगे थोड़ा सा कुछ कहना चाहती हूँ. तो वो श्लोक में नहीं दिया है, पर मैं अपने अनुभव से कुछ बताना चाहती हूँ. ऐसा विमला जी यहाँ कह रही है. We are used to constant restlessness, cerebral restlessness. हाँ, हम हमेशा ही, हमको आदत है बेचैनी की, हमें आदत है, खास करके मानसिक बेचैनी. हर पल, हर क्षण, हर समय हम सोचते रहते हैं, तो हमें उसकी आदत है.
The psychological restlessness is always reflected in your eyes. हाँ? और जब तक तुम्हारे विचार चलते रहेंगे तो तुम्हारी आंखें भी चलती रहेगी। हमारे विचार स्थिर हो गए और आंखें स्थिर हुई नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जैसे हमारे विचार चलेंगे वैसे हमारी आंखें भी हिलेंगी, right? So the psychological restlessness is always reflected in your eyes. It is very difficult for people to keep their eyes steady. Watch the movement of your own eyes, the chemical movement, the chemical disturbance due to feelings, sentiments, reactions, wishes coming very fast inside you. That chemical de-equilibrium gets reflected in your eyes. और इसलिए देखो हम लोग स्वर योग साधना जो भी करते हैं उसमें भी पहले आंखों को स्थिर कर देते हैं। अगर आंखें स्थिर हो गई तो ही मन एकाग्र होगा, और अगर मन में विचार आए तो आपकी आंखें हिलेगी, तुरंत पता चल जाएगा। तो बंद आंखों के पीछे आंखें खोल के एक बिंदु पे उसको स्थिर कर दो और उसको हिलने मत दो, अपने आप विचार रुक जाएंगे। ऑलराइट, द केमिकल मूवमेंट, वॉच द मूवमेंट ऑफ योर आइज एंड तो हमारे जो भी भावनाएं जागृत होती है ना, ये भी हमारी आंखों से दिखती है। तो जो भी भावनाएं महसूस कर रहे हैं, दिल के विचार जो है, दिमाग के विचार जो है, दिल की भावनाएं जो है, ये हमारी आंखों को हिलाती है। अगर आंखों को स्थिर कर दिया तो दिलो दिमाग स्थिर हो जाएंगे। ऑलराइट, द आईज कीप ऑन हॉपिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इवन व्हेन वन टॉक्स और व्हेन लिसन्स। बात सुनते वक्त, बात बोलते वक्त भी आंखें स्थिर रखकर हम बात नहीं करते, या हम किसी की बात आंखें स्थिर रखकर सुनते नहीं। हम कंटिन्यूसली, और यहाँ पे मुझे कल परसों जो सुचित्रा ने बात की वो याद आ गई। कहने लगी, मैम अब वो हमारी पहले की अवस्था थी, वो अब हमारी अवस्था नहीं रही। हाँ, हम आंखें स्थिर रखकर सुनते हो, दिख रहा है सामने, आंखें स्थिर रखकर बोलते हैं, और जो भी थी रेस्टलेसनेस जो थी वो अब हम में खत्म हो गई। बट ये जो है यहाँ पे जनरल लोगों के लिए बात की जा रही है कि जनरल पब्लिक, तुम अगर ऑब्जर्व करोगे जनरली जो योग में नहीं है उनको अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो तुम्हें दिखेगा कि उनकी, वॉच द मूवमेंट ऑफ योर ओन, देयर आईज कीप मूविंग, hopping. The studying of the sight is arrived at when one learns concentration. Okay, very few people, one amongst thousands whose sight is steady, they मतलब 1 in thousands will have the sight as steady. तो आंखें स्थिर रखने वाले बहुत कम है। मन एकाग्र करना सीख जाओगे तो आंखें भी स्थिर रखना सीख जाओगे। Then the sight is steady. When people sleep, because their minds are not steady, their cerebral organ is not steady and relaxed, they see dreams. आप देखो, ऑब्जर्व करो, अगर कोई सोया हुआ है और अगर सपना देख रहा है ना तो उनकी आंखें हिलती रहती है। बच्चों में आपने देखा होगा, हाँ, जब आपके बच्चे छोटे थे या छोटे बच्चों को आपने ऑब्जर्व किया होगा कि उनकी आंखें कंटिन्यूसली बंद है, आंख सोया हुआ है बच्चा पर मूवमेंट चालू है, तो उनका मन जो है ये शट डाउन नहीं हुआ, उनका मन शांत नहीं हुआ। तो वो क्या हो रहा है, मन अब क्या कर रहा है, बाहर कुछ देख नहीं सकता क्योंकि सो गए ना, नर्वस सिस्टम शट डाउन हो गया, तो वो अब अंदर सपने देखता है। ये ऐसा है हमारा मन कि बाहर से भी जागृत अवस्था और स्वप्न, इसलिए मांडुक्य उपनिषद में कहा है जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही है। क्यों? क्योंकि उसमें तुम्हारे कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय और मन तीनों चीजें एक्टिव है। हाँ, सपने में सब कुछ कर रहे हो तुम, और जब तुम जगे हुए होते हो तब भी तुम सब कुछ कर रहे हो। ऑलराइट, एंड फॉर दोज who see dreams, the movement inside the eyelids is going on. Ask any doctor to analyze the dimension of sleep within him or her. REM स्लीप वगैरह कहते हैं ना हम, कि तुम एक्चुअली डीप स्लीप में, जैसे मैंने अभी कहा, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये 3 अवस्था बनती है। सुषुप्ति यानी डीप स्लीप,
तब तुम्हारी आंखें स्थिर रहेगी, कुछ भी नहीं हिलेगा। क्यों? क्योंकि तुम बिल्कुल डीप स्लीप अनकॉन्शियस में चले गए हो। सपना देखते हो तो सबकॉन्शियस में हो, जगे हो तो कॉन्शियस में हो। तो कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, ये तीन अवस्था हमारी बनती है। All right. So, ask any doctor to analyze. Okay, when you sleep, the restlessness of the cerebral organ results in the process of dreaming. Dream consciousness is not a natural state. Remaining awake and remaining asleep, these are two very normal states in life. But dreaming is something which mankind has added. It is a grafted dimension, not a natural dimension. हाँ, मेरे योग शिक्षक, योग साधक मेरे साथ वाले, ध्यान से इस बात को सुनो। हियर इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट। क्या कह रही है वो कि when you sleep, the restlessness of the cerebral organ results in the process of dreaming. Dream consciousness is not a natural state. स्वप्न अवस्था जो है ये सहजा अवस्था नहीं है। सहज अवस्था जो हम जागृत है वो, या तो हम जागृत नहीं है। कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस आर नॅचरल। पटतंय का बघा तुम्हाला? लक्ष देऊन ऐका. ती काय म्हणते, जागृत आणि सुषुप्ती अवस्था हे सहज अवस्था आहेत, सहज अवस्था. स्वप्न अवस्था सहज अवस्था नाहीये असं ती म्हणते. Alright, listen. So, there are the remaining awake and remaining asleep. These are two very normal states in life. But dreaming is something that mankind has added. स्वप्न देखना सहज और स्वाभाविक नहीं है, वो कह रही है। ये हमने एक अवस्था बीच में डाली हुई है। Alright? People who dream, it is a grafted dimension. People who dream, their sight is not steady. Why am I mentioning this? क्यों मैं अब भी इस चीज की बात कर रही हूँ? We are so much used to this cerebral restlessness and chemical disequilibrium that when you try to focus your sight on this point between the eyebrows, you will feel the strain within a few seconds. भ्रू मध्य, अगर आंखें बंद करके आंखों को पास यहाँ पे ले जाओगे, दोनों आंखें एक दूसरे के पास आ जाएगी। और यहाँ पे अगर उंगली रख के तुम थोड़ी देर अगर उस स्पॉट को आंखें एकत्रित लाकर अगर तुम मन एकाग्र करने की कोशिश करो, यहाँ पे टेंशन फील होता है। मुझे याद है बचपन में स्कूल में हम लोग एक क्या करते थे, अगर किसी को थोड़ा तकलीफ देना है ना, तो उनके फोरहेड पे ऐसे ऐसे उंगली घुमाते थे। तुरंत अभी भी आप करके देखोगे, आपको ध्यान में आएगा, यहाँ पे दर्द महसूस होता है, सेंसेशन महसूस होता है। यू वुड डू जस्ट लाइक दिस, टच नहीं करना है, दूर से ही खुद को भी करोगे तो यहाँ पे टेंशन महसूस होता है। तो ये वो बात बोल रही है, यू फील द स्ट्रेन विद इन अ फ्यू सेकेंड्स. Some people begin to feel giddy within minutes because that steadiness immediately acts upon the chemical system. अगर तुम स्थिर हो गए तो तुरंत तुम्हारे केमिकल सिस्टम पे, हार्मोनल सिस्टम पे अभी ये उस पर उसका परिणाम होगा. It acts upon the tone of your nervous system, that which is used to constant restlessness, constantly expecting, feeding or expressing itself through an outside outlet. That steadiness feels stuck. क्यों होती है बेचैनी, क्यों होता है दर्द, क्यों होता है टेंशन, क्यों फील होता है? क्योंकि हमको हर पल हर क्षण कुछ न कुछ करते रहने की आदत है मन को. मन स्थिर होना कभी नहीं चाहता है, और वो जो नहीं चाहता उसको तुम वो करा रहे हो. आज तक मन ने तुम्हें बहुत भगाया है, बहुत दौड़ाया है, रुलाया है, हंसाया है, गिल्टी फील कराया है, रिग्रेट फील कराया है, लज्जित किया है. मन ने हमें बहुत नचाया है.
समत्व में आ गए, योग में आ गए, भगवत गीता पढ़ ली, समझ गए कि मन को अगर हम नचाने देंगे तो जिंदगी भर ऐसे ही नाचते रहेंगे। इस मन पर अब हमने काबू लाना है। आज तक मन ने हम पर काबू रखा था, अब हमने मन पे काबू लाना है। यस सुचित्रा। ये हमें भी समझ में आया जब हम समत्वम ग्रुप में आ गए। यस, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। जानवी एग्री है मेरे साथ। और सच्ची, मतलब कितने साल हो गए अभी ये ग्रुप बना के, लेकिन बहुत सोचा था मैंने सुचित्रा, बिलीव इट और नॉट, ग्रुप का नाम क्या रखा जाए, क्या रखा जाए, बहुत सोचा था मैंने। फिर घूम फिर के यही शब्द मेरे दिमाग में आता था कि नहीं, लाइफ इज ऑल अबाउट बैलेंस, योगा इज ऑल अबाउट बैलेंस। हमको कोई एक्सट्रीम पे नहीं जाना, हम संसारी व्यक्ति है, हमने बस ये बैलेंसिंग एक्ट पे मास्टर कर लिया ना, तो हो गया, हम मुक्त है। और इसलिए वो समत्व ग्रुप ये नाम तभी रखा गया। यस। वंडरफुल। सो दिस इज द थिंग दैट विच इज यूज्ड टू कांस्टेंट रेस्टलेसनेस। हर पल हमारा मन कुछ अपेक्षा करता है, कुछ मांगता है, कुछ बोलना चाहता है, कुछ बताना चाहता है। अचानक से हमने इसको ब्रेक लगा दिया, इसको हमने सांसों पे बांध दिया, और उसको बोला खुंटी पे बांध दिया। हाँ, सांस को खुंटी बना दी, उस पे मन को बांध दिया, और बोला "श्श, कुछ नहीं बोलना, चुप रहना और यहीं बैठे रहना"। और जब स्टार्टिंग में इसकी प्रैक्टिस करते हैं, उसको बांध देते हैं, और 5 6 10 सेकंड में ही पता चलता है वो कहीं और पहुंच गया ऑलरेडी। हाँ, वो जिन की तरह सटकता है। हाँ, वो अल्लादीन का जीन जैसे होता है ना, वो जिन की तरह सटक जाता है, कब सटकेगा पता नहीं चलता है। बहुत सजगता, वेरी अलर्ट वी हैव टू बी। या सो पीपल हु मेडिटेट ऑन द पॉइंट बिटवीन द आईब्रोज गेट मेनी कॉम्प्लिकेशन। तो अगर तुम शांभवी बोलो, या तो थर्ड आई मेडिटेशन बोलो, भ्रू मध्य ध्यान बोलो, अगर तुम यहाँ पे मन एकाग्र कर रहे हो, या ये थर्ड आई का ध्यान, आज्ञा चक्र का अगर तुम ध्यान कर रहे हो, तो तुम्हारे साथ बहुत कुछ होने वाला है। ऑलराइट। इसलिए कभी भी कोई भी योग साधना में धीरे धीरे एक एक स्टेप जाना होता है। हाँ, कभी भी शरीर को स्थिर नहीं रखा, लेकिन ऑल द टाइम यहाँ पे माइंड को लेके जाते हो, तो तुम्हारे शरीर और मन में बहुत कुछ उथल पुथल होने वाली है, समझ लो आप। All right. So many complications. Restlessness has become a natural way. So steadiness makes them feel abnormal. हाँ, चलो की आदत है तो अचल हो गए तो विचित्र लगता है, और इस विचित्रता में हमें चक्कर आती है, हमें टेंशन फील होता है, हमारा सर दर्द होने लगता है। देयर इज हैवीनेस, दे फील हैवीनेस इन द हेड, हेडेक होने लगता है। I have seen some people vomit, they could not stand it। बोलती है थर्ड आई मेडिटेशन कोई लोगों को इतना असह्य होता था कि उनको उल्टियां हो जाती थी, सहन नहीं कर पाते थे। ये भी मैंने देखा है। इफ अ पर्सन इज टू टॉकेटिव, इफ दैट पर्सन इज आस्क्ड टू ऑब्जर्व वर्बल साइलेंस इवन फॉर अ कपल ऑफ डेज, द पर्सन फील्स starved। जिसको बहुत बोलने की आदत है, उसको तुमने विपश्यना केंद्र भेज दिया, तीसरे दिन पे भाग जाते हैं, क्योंकि उपासमारी हो गई उनकी। बहुत बोलने की आदत थी, तुमने उनको भूखा रखा। हाँ, नहीं सहन कर पाते। एज अ फ्रेंड, बिकॉज यू आर योगा टीचर्स, आई शुड पॉइंट आउट दैट दिस डज हैपन। तो एक दोस्ती के नाते, एक दोस्त के नाते आप योगा टीचर हो, इसलिए मैं ये बता रही हूँ।
That is why generally people do not prescribe that focusing the sight and holding it between the eyebrows. But this chapter mentions is the end of the 5th chapter, and the beginning of the 6th chapter mentions this very vividly, and it became my responsibility to explain to you all the aspects as well as their implication. तो ये थर्ड आई मेडिटेशन के बारे में ये 5वें 6ठे अध्याय में बड़े विगत से बताया हुआ है, लेकिन इसका परिणाम क्या हो सकता है ये बताना मैंने जरूरी समझा, क्योंकि तुम योगा टीचर्स हो। अगर तुम ये कराओगे जो लोग मेरे साथ स्वर योग लेवल 2 हमने कंप्लीट किया है, लेवल 3 हम करने जा रहे हैं, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी। स्वर योगा की जो साधना है, उस साधना में हम पहले वो जो कुंभक प्राणायाम है वो करते हैं, उसके बाद हर एक चक्र का मंत्र जाप करते हैं, उसके बाद हम सांसों को स्थिर करते हैं, उसके बाद सांस स्थिर हो जाए और ना के बराबर हो जाए तो हम नजर को थर्ड आई पे ले जाते हैं, जो हमने लेवल 1 में किया। लेवल 2 में हमारे गुरु ने संयम ऐड कर दिया। लेवल 2 पे वो चाहते तो वो हमें उसी अवस्था में आधा घंटा या 15 मिनट या 20 मिनट रख सकते थे, लेकिन उन्होंने रखा नहीं। उन्होंने बाह्य सम्य का इंट्रोड्यूस किया। बाह्य सम्य क्या था? व्हाट वाज इट? विजुअलाइजेशन। विजुअलाइज करो कि तुम्हारा शरीर निरोगी है, विजुअलाइज करो कि तुम्हारा मन स्थिर है, विजुअलाइज करो कि तुम जो भी दुनिया में चाहते हो या दुनिया से चाहते हो वो सब तुम्हें प्राप्त, ऐश्वर्या, वो जो 9 पॉइंट्स उन्होंने बोले ना, हाँ, तो ये संयमा उन्होंने हमारे पास करवाया और हमारी साधना जो आधे घंटे की थी वो 1 घंटे पे ले गए। अगर अब हम योगा टीचर्स है, हमको मेडिटेशन, लॉन्ग मेडिटेशंस की आदत है, हाँ, अब भी हम सब जो यहाँ बैठे हैं हम सब मेडिटेशंस करते हैं, 1 घंटा 1.5 घंटा भी आराम से बैठ लेते हैं, हमको कोई तकलीफ नहीं होती। विचार यहाँ वहां चले भी गए, हम उनको वापस ले आते हैं और हम शून्य में रह सकते हैं। इतनी अवस्था पे आने के बाद अगर आपने मैंने नोट किया कि जब उन्होंने विजुअलाइजेशन ऐड किया तो मेरा मन विरोध कर रहा था। यस सुचित्रा या ममता, हाँ शांति, राइट जानवी, we didn't want to visualize. I तो definitely didn't want any visualization, right सुचित्रा? I think शायद अपनी ये बात भी हुई थी कि नहीं चाहिए, हमें कोई इच्छा बाकी नहीं रही है, हम कुछ नहीं चाहते, जो है उसको हमने स्वीकार किया है, जैसा भी हमारा शरीर है, जैसे ही हमारा मन है, जो भी कुछ है, हम समत्व में आ गए हैं, ये नहीं चाहिए। सिर्फ हमको ग्रेटिट्यूड आते थे मैडम, हर बार वो ग्रेटिट्यूड आता था, हाँ, तो वो ग्रेटिट्यूड की एक भाव हमारा फिर बन जाता था और हम ये चाहिए या मेरी ये इच्छा पूर्ण होती है, वो इच्छा, द सीक्रेट का जो भी कुछ है, वो जो भी सबकॉन्शियस सेटिस्फेक्शन ऑफ डिजायर्स, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स, मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजायर्स, हम वो नहीं कर पाते थे। तो लाइक ममता सेड, थैंक यू फॉर, आई ऑलरेडी हैव दिस, thank you, I already have this, all the 9 points, thank you, we already have it, all right। but अगर यहाँ पे विमला जी की बात जो है, मुझे क्यों इस चीज की याद आई, जिसको हम लोग बरसों से मेडिटेशंस कर रहे हैं लेकिन जिसको आदत नहीं है करने की, उसको उसका मन बहुत विरोध करेगा। और दूसरी बात, जब तक इच्छाएं तृप्ति नहीं आई है तब तक तुम घंटों तक मेडिटेशन नहीं कर सकते। एक तृप्ति की भावना, कंटेंटमेंट, संतोष, हाँ, पतंजलि ने वैसे भी यम में डाला हुआ है, तो वो जो संतोष है, वो संतोष को हमने महसूस करना है, हाँ, नियम में डाला हुआ है। तो वो संतोष जब तक नहीं आता तब तक हमारे जो नर्व्स है वो रिलैक्स ही नहीं होंगे। हमको विजुअलाइजेशन चाहिए,
अगर विजुअलाइजेशन दिया तो 1 घंटे आराम से बैठ जाते हैं साधक, क्योंकि हम उनको विजुअलाइज करने बोल रहे हैं ना। सी योर सेल्फ इन अ जॉयफुल स्टेट, सी योर बॉडी इन अ हेल्दी स्टेट, सी योर डिजायर्स बीइंग फुलफिल्ड। जो भी तुम जिंदगी, ऐश्वर्य, धन दौलत, जो भी तुम चाहते हो सब तुम्हारे पास है। अगर विजुअलाइजेशन दिया तो वो कर सकते हैं, बट एम्प्टीनेस एंड साइलेंस is something very difficult for people. It takes practice and it takes an attitude of gratitude, like Mamta rightly pointed out, for whichever situation you are in. तुम अमीर हो, गरीब हो, तकलीफ में हो, चैलेंजेस है लाइफ में, कुछ भी होने दे, वो संतोष का जो भाव है उसको अगर तुम पकड़े रखोगे ना तो तुम आराम से मेडिटेशन कर लोगे। ओके, इज दिस पॉइंट क्लियर? हमारा मन हमारे कंट्रोल में है, इसलिए हमें उसे दिशा देने की जरूरत नहीं है, हम उसको शांत कर रख सकते हैं। लेकिन जिनके मन कंट्रोल में नहीं है ना, वो यहाँ वहां भागता है। तो यहाँ वहां भागने से तो अच्छा है कि उसको पकड़ के एक दिशा दे दे, और अगर दिशा देनी ही है तो पॉजिटिव दिशा देंगे, है ना। So this is visualization is a fantastic tool, my dear friends. So just because you can do great meditation doesn't mean your students can do it. So don't force it on them. Their neurochemical structure will revolt. स्पेशली मैं वो टीचर्स को बोल रही हूँ जो क्लासेस में गाइडेड मेडिटेशन देते हैं। कीप द माइंड बिजी, गिव विजुअलाइजेशंस, गिव हीलिंग विजुअलाइजेशंस, गिव manifesting visualization where they are achieving this, achieving that, चलेगा। बट इनिशियली उसकी जरूरत होती है, मन को दिशा देंगे, फिर बाद में उसको चुप करेंगे। Alright. So they play inwardly, so there is nothing to be afraid of. But if the restlessness is there, steadiness becomes a problem. Silence becomes a problem for people. If the mind moves, they are happy, they are comfortable. They play inwardly with thoughts, ideas, words. Even if they sit down quietly and there is nothing to cling to, not even a word, not even a sound to cling to, then the mind feels orphaned. मन बेवारस महसूस करता है। मन अपने आप को क्या, इज देयर अनदर वर्ड फॉर ऑर्फन? माँ बाप के बगैर जो रहता, अनाथ महसूस करता है। अनाथ, हाँ। यस शांति, थैंक यू सो मच। यस, मन अपने आप को अनाथ महसूस करता है अगर उसके पास करने को कुछ ना हो तो। एंड आइदर इट टेक्स यू टू ड्राउजीनेस, और जब उसको कंटाला आता है फिर उसको वो अनाथ बन जाता है, तो क्या करता है? सुला देता है। अब समझे मेडिटेशन में नींद क्यों आती है? तो इट टेक्स यू टू ड्राउजीनेस और इट मेक्स यू रेस्टलेस एंड अफ्रेड। या तो तुमको इतना रेस्टलेस बना देंगे, तुम्हारे पैर खींचेंगे, हाथ खींचेंगे, ये होगा वो होगा, इधर मूंगी आया, उधर कहीं तो भी कुछ तो भी हुआ, समथिंग विल हैपन, और it will put you to sleep. We do say that sleep is deep meditation. पर ये तो मतलब फुसलाने की बात हुई। निद्रा वृत्ति है। यस सुचित्रा। लेकिन मैं दोनों में से एक को चूजना है तो नींद चूज करेगी। इधर उधर घूमने से अच्छा है कि निद्रा ले ले। सही बात है, निद्रा ले ले। बिल्कुल सही है। भटकते रहने से, रेस्टलेस रहने से तो अच्छा है कि निद्रा ले ले। लेकिन हमें सजग होना है। वी वांट टू डेवलप अवेयरनेस, वी वांट टू बिकम अलर्ट एंड अवेयर। ऑलराइट, स्लीप इज नॉट मेडिटेशन। निद्रा एक वृत्ति है जो क्लिष्ट अक्लिष्ट हो सकती है। तो पर ठीक है, लाइक सुचित्रा राइटली सेड कि इधर उधर भटकने से तो अच्छा है कि नींद निकाले, योग निद्रा ले ले। Yeah, you can say that also. So
if one is not a student of yoga, this complete renunciation of the thought movement is very painful. जो मैंने कहा ना, वृत्तियों को छोड़ना बहुत दर्दनाक हो सकता है। वृत्तियां हम छोड़ना नहीं चाहते। नॉट सो फॉर दोज हु स्टडी द साइंस ऑफ योगा, लेकिन योग साधक बन गए, योग अभ्यास करते रहे तो बड़ी आसानी से ये कर सकते हैं। आफ्टर ऑल, रिनंसिएशन इज बीइंग इन मेडिटेशन। वैराग्य, संन्यास यानी समाधि, ये अवस्था में कोई फर्क नहीं है। एंड मेडिटेशन इज रिनंसिएशन ऑफ ऑल साइकोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट एंड अटैचमेंट इन द मोमेंट ऑफ रिलेशनशिप्स, इन द मोमेंट ऑफ कर्म। और वैराग्य क्या है? ध्यान क्या है? ध्यान वैराग्य है। ध्यान यानी मन की गतिविधियों से लिया हुआ वैराग्य है। तो ध्यान भी एक वैराग्य, कोई भी कर्म से वैराग्य। करना है, कर रहे हैं, पर कोई उलझन नहीं, कोई मोह नहीं, कोई माया नहीं। इन द थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ चैप्टर्स कृष्णा मेंशन्स दैट। तो ये सारी बातें तीसरे, चौथे, पांचवें अध्याय में कृष्ण बताते हैं। When there is nothing to cling to, you feel as if you have moved away from the earth orbit. अगर हमने किसी चीज को पकड़ के नहीं रखा ना, तो हमें लगता है हम अंतरिक्ष में फ्री फ्लोटिंग कर रहे हैं, जैसे कि हमारा आधार छूट गया, ये ऐसा लगता है। यू आर समवेयर सडनली वेटलेस। तो हम, जैसे कि मैंने कहा ना अभी, कि अंतरिक्ष में हम फ्री फ्लोटिंग कर रहे हैं, किसी भी, कोई भी चीज, कोई भार नहीं है, किसी भी चीज ने हमको पकड़ के नहीं रखा है, तो बहुत हल्का महसूस होता है। जड़ कब महसूस होता है? जब पैर जमीन पे हो। अगर आकाश में उड़ रहे हैं तो बिल्कुल हल्के हैं, right? So when there is nothing to cling to, you feel as if you have moved away from the earth orbit. You are somewhere suddenly weightless. Freedom from thought movement creates an illusion of weightlessness. वृत्तियां रुक जाती है, जब विचार रुक जाते हैं तो एक हल्कापन महसूस होता है। यू फील यू हैव मूव्ड अवे फ्रॉम अर्थ, जैसे कि आप पृथ्वी से छूट गए हो। पीपल आर सिटिंग ऑन देयर सीट्स एंड दे फील एज इफ दे हैव बीन रेज्ड अप इन द एम्प्टीनेस ऑफ स्पेस। उनको लगता है जैसे वो हवा में तैर रहे हैं। So many things happen with this event of steadiness if and when it is allowed to happen. ये स्थिर, अगर तुम रहने दो खुद को, अगर स्थिर हो जाने दो, तो इस स्थिरता आने के बाद बहुत कुछ महसूस होता है, बहुत कुछ अनुभव होते हैं। The Gita has been studied by different scholars from different perspectives. You would be surprised that till 25 or 30 years ago, women were not supposed to study or recite the Gita. कह रही है इतने भाष्य लिखे गए हैं भगवत गीता पर अभी 30-40 साल पहले तक स्त्रियों को भगवत गीता पढ़ना या भगवत गीता का श्लोक बोलना अलाउड नहीं था। इट वॉज ओनली फॉर द रिनंशिएट सन्यासी। ओनली सन्यासी लोग जो है, जिन्होंने सन्यास लिया हुआ है, यानी संसारी व्यक्ति भगवत गीता नहीं पढ़ते थे। जिन्हें सन्यास लिया हुआ है वो पढ़ते थे। The householders too were not encouraged to study the Gita because it was feared that their interest in family life will disappear. डर ये था कि अगर भगवत गीता पढ़ ली और सब लोग वैराग्य में चले गए तो संसार छोड़ देंगे, संसार से त्याग ले लेंगे। और इस डर के वजह से किसी भी संसारी व्यक्ति को आग्रह नहीं किया जाता था कि तुम गीता पढ़ो। As with the Vedas and the Upanishads, there are different interpretations of the Gita. Shankara based his on Advaita or non-duality. अब क्या हुआ, बहुत सारे भाष्यकारों ने भगवत गीता पे भाष्य लिखे हैं। हाँ, हमारे महाराष्ट्र में ही देखा जाए तो लोकमान्य टिलक ने भी लिखी है, वीर सावरकर ने भी लिखी है, विनोबा भावे ने भी लिखी है, ज्ञानेश्वरी भी वही है, भगवत गीता पे भाष्य है। इतने लोगों ने लिखी है,
भगवत गीता पे भाष्य, पूरे देश में भगवत गीता पे बहुत भाष्यकार। अब किसी भी चीज का जब तुम भाष्य लिखते हो, you know, whenever you are making a commentary or writing a commentary on any particular science, तुम्हारा दृष्टिकोण उसमें आ ही जाता है। राइट? ममता तुरंत मुझे याद दिलाएगी। हाँ, देवदत्त पटनायक ने क्या कहा, माई गीता, तुम्हें समझे वो तुम्हारी गीता, मुझे समझे वो मेरी गीता, हर एक की गीता अलग है। ऑलराइट? तो भाष्यकार लिखते वक्त अपना जो दृष्टिकोण है उस दृष्टिकोण से भगवत गीता का इंटरप्रिटेशन लिखते हैं। ऑलराइट? ये बात हो रही है। तो आदि शंकराचार्य जब लिखेंगे भगवत गीता पे, जब उन्होंने लिखी है, भाष्य लिखा है, ऑब्वियसली अद्वैत पर्सपेक्टिव लिया है। द्वैत का दृष्टिकोण नहीं, अद्वैत के दृष्टिकोण से उन्होंने भगवत गीता पे भाष्य लिखी है। रामानुजा वन ऑन क्वालिफाइड नॉन डुअलिटी एंड सो ऑन, और रामानुजा ने द्वैत अद्वैत, क्योंकि अलग अलग है ना, अद्वैत द्वैत द्वैत अद्वैत अद्वैत, चार टोटल, देर आर 4 विशिष्ट अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत। यस, मैं चौथा याद कर रही थी। मध्वाचार्य। यस, माधवाचार्य ने जो लिखी है। तो रामानुजाचार्य अपने हिसाब से लिखेंगे, माधवाचार्य अपने हिसाब से, तो अपने अपने दृष्टिकोण से गीता लिखी जाएगी या उस पर भाष्य लिखा जाएगा। ओके, फॉर सम कर्म एंड कर्म योगा आर द क्रुक्स ऑफ द होल गीता। अगर कोई कर्म योगी भगवत गीता पे कुछ लिख रहा है तो वो तो बस कर्म ही, भगवत गीता यानी कर्म योग है, ऐसा ही बोलेगा। महात्मा गांधी टॉट द गीता एज टीचिंग नॉन अटैचमेंट, और महात्मा गांधी जब गीता समझाते थे तो वैराग्य में रहो, मोह में मत आना, तो ये वो सिखाते थे। अदर्स फाउंड भक्ति योग द योगा ऑफ डिवोशन, तो किसी को भगवत गीता से कर्म योग मिला, किसी को भक्ति योग मिला, किसी को वैराग्य मिला, किसी को, सो अपने अपने दृष्टिकोण से भगवत गीता से जिसको जो चाहिए वो उठा सकता है और उठा लेता है। ये पॉइंट है। ऑलराइट, यहाँ पे ये बात खत्म होती है। एंड नेक्स्ट साइड हेडिंग इज अ क्वेश्चन अबाउट अ कर्म। कर्म के बारे में कुछ सवाल है, तो इन सवालों के जवाब उन्होंने दिए हैं, विच इज ऑल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग रीड। ओके, सो और कर्म के ऊपर किसी ने पूछ लिया होगा क्लास में, तो उन्होंने ये 3-4 पेजेस कर्म योग पे दे दिए हैं, और उसके बाद में भगवत गीता को वो आगे बढ़ाती है। So we will start this, anyway it's time up, and we will start this new topic on Monday. All right, wonderful. हाँ, योग शिक्षक है, सब जानते हैं, फिर भी और सूक्ष्म सूक्ष्म कुछ कुछ सीखने को मिल जाता है ना? Yes, you want to say? असं म्हणता येईल का की त्याच्या दृष्टिकोन त्या वेळ, पण त्या वेळेची परिस्थिती पण त्याच्यामध्ये ऍड होईल ना? हो ना, येईल ना. म्हणजे ते ज्या काळात होते त्या काळात, पण मुळात परिस्थितीमुळेच दृष्टिकोन असतो. कुठलाही एक दृष्टिकोन निवडतो ना आपण ऑलराऊंड पर्स्पेक्टिव्ह खूप रेअरली घेतो. तुम्ही सजग असाल तरच तुम्ही ऑलराऊंड पर्स्पेक्टिव्ह घेणार. अदरवाइज यू टेक वन पर्स्पेक्टिव्ह अँड दॅट पर्स्पेक्टिव्ह डिपेंड्स ऑन युअर सिच्युएशन. ध्यान हे वैराग्य म्हटलं. हो ना, तेच सांगते, ध्यान म्हणजे वैराग्य पण म्हणणार. सो देर आर पर्स्पेक्टिव्ह तुम्ही कसा घेताय. म्हणून असं म्हणतात की गीताचा श्लोक जो आहे तो तुमचा तुम्ही बोलावा, तुमचा तुम्ही 100 वेळा वाचावा, 100 वेळा म्हणजे खूप वेळा, आणि तुमचा तुम्ही अर्थ काढावा त्याच्यातनं. So these are different perspectives that we take from people who have described the Bhagavad Gita, but ultimately we will take our own take on it. हम अपना take. स्वाति आई थी ना मैडम, वो कुछ तो भगवत गीता का कोर्स कर रही थी ना. हाँ,
उसमें वैसा ही था, वो जो स्वामी ने पढ़ाया था, हाँ, उनका शब्द एक भी नहीं आना चाहिए इनके आंसर। आंसर में। हाँ, वो तुमने चिन्मय मिशन का ही था वो वो, जो कर रही हाँ हाँ वही, कोर्स। वो वही बोल रही थी, वो यस, अपना अपना खुद का परसेप्शन करेक्ट। क्या है वो अपने वर्ड्स में लिखो। तुम्हारे लिए वो श्लोक तुम्हें क्या बोल रहा है, वो हम्म, तुमने अपने शब्दों में डालना है। इसका हम्म, उसका दृष्टिकोण नहीं देना है। सही बात है, सही बात है। अब भी विमला जी एक दृष्टिकोण दे रही है। विमला जी की बात को समझाते हुए मैं अपना दृष्टिकोण दे रही हूँ, हम्म, क्योंकि वो मैं मेरे नजरिए से देख रही हूँ। हाँ, आई ट्राई टू स्टे एज ऑब्जेक्टिव एंड एज मच विथ विमला जी एज पॉसिबल। उनका जो कहना है, क्योंकि मैं फाइनली यहाँ पे बैठ के सिर्फ ट्रांसलेशन ही कर रही हूँ, थोड़ा बहुत समझा के बता रही हूँ, बट जनरली आई एम जस्ट रीडिंग इट अलाउड, राइट? इट इज हर वर्क दैट वी आर रीडिंग। बट कुछ भी कर लो, अपना नजरिया आ ही जाता है ना? जैसे अभी ये पढ़ते पढ़ते मुझे ध्यान में आ गया कि हाँ, विजुअलाइजेशन देना संयमा क्यों दिया, अचानक वो क्लैरिटी आ गई कि तो मेरे गुरु के लिए वो आदर बढ़ गया कि वो सिस्टमैटिक जा रहे हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। हाँ, तो जब हमारी सारी इच्छा आकांक्षाएं पूरी हो जाएगी, तो लेवल 3 में वो हमें निर्मोह की तरफ ले जाएंगे। या तेव्हा मी त्यांना हा पहिला प्रश्न पण विचारला होता ना, की सर तुम्ही हे सांगता डिझायर्स नाही होणार का, आपण डिझायर पासून तर लांब जाणार. हम्म, तेव्हा हा प्रश्न पण विचारला होता ना मी. बरोबर आहे. आणि त्यांनी हा सांगितलेलं की हा आता तुमची मनोकामना सगळी पूर्ण करून हम्म, घ्या, ती हम्म, झाली की आपण शून्य हम्म. अवस्थेमध्ये जाऊ. ऑल राईट. आणि आज जे विमलाताईंनी रेकॉर्डिंग बंद करताय का? हा, नाही, इट्स ओके, बोल ना. हम्म, हा ते सांगितलं ना की योगासाठी काय काय आवश्यक आहे ते. हो हो, आणि मन मन तुमचं त्याच्यासाठी आपल्याला ते लेवल 3 ऑफलाईन घेऊन जातात, की आपण घरून केलं तर तेवढं 1.5 तासच आपण फक्त तेवढं कॉन्सन्ट्रेट करू, बाकीचं स्वयंपाक पाणी आणि सगळ्या घरकाम. व्यवहार ह्याच्यात गुंतून जाऊ परत. बरोबर, बरोबर आहे. म्हणून ते या, 3 दिवस इथे राहिले की आपलं लक्ष आपोआप सगळं एकाच आणि ठिकाणी एवढा असतं. वेळ आपण कधीच, आणि ऑन अवर ओन वी कॅनॉट सस्टेन हम्म, इट. हम्म, ओनली वेन समबडी गाइड्स यू, यू कॅन सस्टेन इट. स्वतःहून नाही ते राहणार नाही एवढे तास. म्हणजे आता बरोबर. समजा मी घरी एकटी आहे, कोणीच नाहीये, हम्म, दिवसभर कोण येणार नाहीये, अगदी खाली लॉक लावून टाकलेला आहे, तरी सुद्धा मी तरी ते सुद्धा sustain नाही हो. करू शकणार. पण जेव्हा कुठलाही गाईड असतो, हम्म, गुरु, मास्टर, टीचर, जे म्हणायचं ते म्हणा, जेव्हा तुम्हाला ते गाईड करत त्या गोष्टीमधनं नेतात ना, मग आपण आरामात करू शकतो. देन इट बिकम्स पॉसिबल फॉर अस, और एक बार तो अनुभव बनता है. हम्म. ऑलराइट, देखते हैं अपना कभी योग आता है तब होगा. थांबूया इकडे. वी विल स्टॉप हियर. थँक यू व्हेरी मच डिअर फ्रेंड्स. थँक यू. आय सी यू ऑन मंडे.